के तुरंत बाद तो वॉइस पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। लेकिन जो नरेशन है वो भी टेंस से ही रिलेटेड है, पर वॉइस के तुरंत बाद अगर आप नरेशन पढ़ेंगे तो दोनों में फंस जाएंगे। कभी आप नरेशन में वॉइस का कॉन्सेप्ट लगा रहे होंगे, कभी वॉइस में नरेशन का लगा, तो साथ में नहीं पढ़ना, बीच में गैप मेंटेन करना है। फिर क्या पढ़ने वाला अपन इसमें, आर्टिकल, आवाज कम करो, आर्टिकल, नंबर, जेंडर, ठीक है, आर्टिकल, नंबर, जेंडर, ये हो गया। 13 हो गया। 14 क्या हुआ आपका, नरेशन। आप यहां पर देखिए कितने टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पर एक्चुअल सिलेबस हमारा क्या है जो कि छुपा हुआ है, जो दिख नहीं रहे, कितने टॉपिक्स हैं, 14। तो कहां 8 कहां 14, जस्ट डबल चीजें अपने को पढ़नी है। ये एक्चुअल में टॉपिक है। अगर मैं आपको साइड बाय साइड लेके चलूं, अगर इसके अकॉर्डिंग, तो मैं अगर ये सेम भी पढ़ा दूं तो मेरा काम तो हो जाएगा और आप भी खुश हो जाएंगे कि लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। पर इतना मात्र पढ़ाने से कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है। एक्चुअल सिलेबस जो है वो समझना भी तो आना चाहिए टीचर को कि क्या पढ़ाना है बच्चों को। तो ये पूरा एक्चुअल में सिलेबस है, ठीक है। जहां पर देखो ये जो एक टॉपिक लिखा है ना, ये इंटरजेक्शन और ये नरेशन, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। हम इनको साथ में पढ़ेंगे, अलग से इंटरजेक्शन को कुछ नहीं पढ़ना होता है, हम नरेशन में ही इसको पढ़ लिए होते हैं, ये दिक्कत है। अब आप जब प्री का एग्जाम दिलाए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि एडवर्ब कहीं पे नहीं था, सिलेबस में था क्या, नहीं था ना। पर वहां पर एक क्वेश्चन आया, क्या आया, एक क्वेश्चन आया, हार्डली था, फिर कुछ लिखा हुआ था, हाँ, फिर यहाँ पे क्या था, देन लिखा हुआ था शायद, या फिर डैश दिया हुआ था, क्या था, डैश दिया हुआ था, और फिर कुछ लिखा हुआ था, देखें वाला क्वेश्चन, हार्डली वाला। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पे ऑप्शन में देन था, व्हेन था, एट था, ऐसे कुछ कुछ भी आपके ऑप्शंस थे। वहां पे आंसर क्या आना था, व्हेन, क्या आना था वहां पर, व्हेन आना था। अब हमको तो लगा कि ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, तो कंजंक्शन का है, पर एक्चुअल में ये तो कंजंक्शन है, ये तो कंजंक्शन है, पर इस क्वेश्चन मात्र को बनाने के लिए आपको एडवर्ब भी तो आना चाहिए था ना। ये तो एडवर्ब है और यही तो डिसाइड कर रहा है कि यहां पर देन आएगा कि व्हेन आएगा। तो बताओ इनडायरेक्टली एडवर्ब पूछा कि नहीं पूछा, पूछा ना। तो आपको जब इसका नॉलेज नहीं है तो आप इसके साथ आने वाला कंजंक्शन कैसे जान पाएंगे, जान पाएंगे क्या, नहीं। कंजंक्शन में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है कि इसके लिए हार्डली आता है, कभी भी नहीं, बल्कि एडवर्ब में पढ़ाया जाता है कि जब भी क्या रहे, स्कार्सली या हार्डली रहे, जब भी स्कार्सली या हार्डली रहे तो इसके साथ पेयर बनता है किसका, व्हेन का। और जब भी नो सुनर रहे, क्या रहे, जब भी नो सुनर रहे तो उसके साथ पेयर बनता है किसका, देन का। ये पढ़ते हैं अपन कहां पे, ये पढ़ते हैं, ये दोनों बातें अपन कहां पढ़ते हैं, एडवर्ब में पढ़ते हैं। तो अब बताना सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है कि नहीं है, पर आप चैलेंज भी नहीं कर सकते उसको, क्यों सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि मैं तो आपको बोल दूंगा कि यहाँ पे देखो ना, मैं तो कंजंक्शन का सवाल पूछा हूं ना, मैं तो आपको एडवर्ब लिख करके दिया था, सवाल तो मेरा कंजंक्शन का था, पर एक्चुअल में एडवर्ब लिखने से एडवर्ब का नॉलेज तो मुझे होना चाहिए, तब तो मैं बना पाऊंगा यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आने वाला है, समझ में आया? तो जो दिखता है वास्तविकता में वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं। और कहीं पर भी आप वहां पे देखिएगा जो सिलेबस है उसमें कहीं पर भी एडवर्ब मेंशन नहीं किया गया है, पर ये क्वेश्चन डायरेक्टली सीधे एडवर्ब से। कंजंक्शन आप पूरे दिन पढ़िए, पूरे साल पढ़िए, आप कंजंक्शन पढ़ने बस से ये वाला सवाल नहीं बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला सवाल तो हार्डली स्कार्सली आपका एडवर्ब का सवाल है, और कंजंक्शन में मैं अलग से घुमा के थोड़ी बताऊंगा कि व्हेन के साथ पेयर बनता है हार्डली स्कार्सली का, नहीं भैया, हार्डली स्कार्सली का पेयर बनता है व्हेन के साथ। तो कॉन्सेप्ट व्हेन वाला या देन वाला मुझे कब पता चलेगा, जब मैं एक्चुअल में एडवर्ब पढ़ रहा हूंगा। तो जो सिलेबस आपको लिखा हुआ जो टॉपिक दिखता है वो एक्चुअल सिलेबस नहीं होता किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप केवल उन सिलेबस मात्र को पढ़ पाते हैं ना, तो आप कुछ मान लीजिए आप 75 नंबर आप उसका ला सकते हैं। अगर उसका 10 नंबर का वेटेज है तो आप 10 में से 75 मार्क्स, मतलब आप समझ सकते हैं, वही ज्यादा ज्यादा 7.5 नंबर आप ला सकते हैं। 2.5 नंबर का क्या, वो 2.5 नंबर केवल सिलेबस मात्र पढ़ने से नहीं आता है, वो 2.5 नंबर उस पूरे सिलेबस को समझ के पढ़ने से आ रहा होता है, जो कि एग्जाम में पूछने वाला है। तो इस मात्र 8 टॉपिक में, इस मात्र 8 टॉपिक में टोटल कितने टॉपिक छुपे हुए हैं, टोटल 14 टॉपिक छूटे हुए। अच्छा एक टॉपिक मैं और छोड़ दिया क्या, क्लॉज, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लॉज लिखना भूल गया हूं, है ना। 15 टॉपिक हो गए, क्या हो गया यहाँ पे, क्लॉज छूट गया है, 15 टॉपिक हो गए यहाँ पे, ठीक है, कितने हो गए टोटल, 15 टॉपिक हो गए। तो ये टोटल 15 टॉपिक हमारा क्या है, सिलेबस अभी नोट कीजिए फटाफट। एसआई इंग्लिश सिलेबस में वो एक्चुअल सिलेबस नहीं है, ये एक्चुअल सिलेबस है, नोट कीजिए। हमको इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। सर कुछ नहीं दिख रहा है, सर आपका फेस नहीं दिख रहा है ऑनलाइन में,
सर वॉइस बस आ रहा है, अच्छा अभी क्लियर है क्या, देखिए तो। सर ऑनलाइन वालों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सब चीज क्लियर है क्या, ये बताइए, अभी सारा चीज दिख रहा है क्या आपको? मैं बस अभी सिलेबस डिस्कस करने को, आज पहला क्लास है, मैं बहुत जोर नहीं डालने वाला हूँ आपके ऊपर, बस मैं आपको बस सिखाने वाला हूँ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ठीक है। आज हम बहुत ज्यादा भारी भरकम पढ़ने नहीं वाले हैं। अब इसका मतलब क्या समझे, लाइट लाइट फोकस का क्या मतलब समझे, जिसको अपने को छूना है समझना है उसे मैंने लाइट लिखा है, जिसको गहन तरीके से पढ़ना है पूरा पूरा कंप्लीट घुस करके उसमें मैंने क्या लिखा है, फोकस लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्या आपको लगता है कि एसआई के एग्जाम में पर्यायवाची या विलोम शब्द नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा, पर क्या सिलेबस में कहीं मेंशन है क्या? पर अनसीन पैसेज में एक वर्ड उठाएगा, बोलेगा बताओ इसका सिनोनिम कौन सा है। तो यहाँ पे एक टॉपिक और ऐड करना है अपने को 16वां, वो क्या हो जाएगा आपका, एंटोनिम और सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम, ठीक है, और एंटोनिम, सिनोनिम और एंटोनिम, ठीक है। टोटल कितने टॉपिक हो गए, 16 टॉपिक, कितने हो गए 16, तो 8 टॉपिक मेंशन था, जस्ट डबल हमने 16 टॉपिक निकाल दिए, किसमें से, उन 8 टॉपिक्स में से। तो ये जब 16 टॉपिक कवर हो जाएंगे, देखो इसमें मैं कुछ मेहनत नहीं करने वाला हूं आपके ऊपर, इसमें आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको मार्क बताऊंगा कहां से करना है, मैं आपको चीजें दूंगा, नोट्स दूंगा, ये आपको खुद याद करना है, और कोई बात की बात नहीं है, आपको कल से शुरू करना है ये आपको कल से ही शुरू करना है, क्या, सिनोनिम एंटोनिम, वर्ड मीनिंग जो याद करना है वो कल शुरू करना है। मुझे बताना कौन कौन रोज वर्ड मीनिंग याद करता है जिसके दैनिक दिनचर्या में हो, तो ये ऐसा, उम्मीद यही है कि कोई नहीं होगा। किसी किसी को बचपन में मार मार के याद करवाया गया, मुश्किल है। किसे पापा पढ़ाते घर में, पापा पढ़ाते थे बचपन में, पापा, किसके पापा पढ़ने लिखने वाले पापा हैं, मतलब ऐसे कि वो पढ़ने लिखने वाले फील्ड में, किसान वगैरह हो तो बेचारों को फुर्सत ही नहीं है उनको, हाँ कि ना, है क्या किसी पिताजी जो खुद पढ़ने लिखने वाले फील्ड से हैं? नहीं है। माता जी, बड़ा भाई, बड़ी दीदी, कोई तो होगा। कौन पढ़ाया बचपन में घर में, चाचा चाची मामा मामी बड़े दीदी, कोई है ऐसा, कौन पढ़ाया? माता जी पढ़ाई है। किस चीज पे जोर डालती थी माता जी बचपन में पढ़ने पे? पाठ्यक्रम पे जो स्कूल का था, बोलती थी माता जी ऐसा। और किसी घर में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना। अब समझ में आया गलती कहाँ से हो रहा है, मैं नहीं बोल रहा माता पिता की गलती है, बिल्कुल नहीं, उनकी तो गलती ही नहीं है कुछ, वो तो जितना जानते हैं उतना आपके लिए करते हैं। गलती हमारी है, और वो सही गाइडेंस ना मिलने की है, क्योंकि बचपन से आपको रोज अगर 5 मीनिंग याद कराया जाए, तो पर डे 5 मीनिंग तो हर कोई कर सकता है, हाँ कि ना। रोज अगर आप 5 वर्ड मीनिंग याद करें तो बताइए पूरे साल में अभी आप कितने होंगे, 24 25 29 30, मेरे ख्याल से 30 के ऊपर तो कोई नहीं होगा यहाँ पे, कोई है 30 के ऊपर, नहीं है ना, 30 के अंदर ही अंदर होंगे अपन। तो 30 साल में या 29 साल में 25 साल में तो बहुत सारे मीनिंग्स आपको याद हो जा रहे थे, हाँ कि ना। तो लेकिन हम लेट नहीं करने वाले हैं, कल से ही अपन 5 मीनिंग याद करने वाले हैं। मैं कल ही आपको दूंगा क्या, जो नोट्स है, पहले ही दिन आप एडमिशन लीजिए ना लीजिए फर्क नहीं पड़ता, बिना लिए भी तो एग्जाम दिलाना पड़ेगा ना आपको, हाँ कि ना। तो क्या दिक्कत है कि आप थोड़ा यहाँ के नोट्स से पढ़ लोगे, तो एडमिशन लो कि ना लो, हम आपको नोट्स देंगे यहाँ पे, किसका, वोकैबुलरी का, वो याद करना है, बस ऐसे रख मत देना चना मुर्रा खाने के लिए, रोज करना प्लीज। इसमें वन वर्ड भी होंगे, वर्ड मीनिंग भी होंगे, सिनोनिम भी होंगे, एंटोनिम भी होंगे, सारे चीज होंगे, क्लियर है बात। वो आपको कल से शुरू करना है, यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना आपका कैपेसिटी होगा उतना। कितना मीनिंग याद कर सकते हैं आप लोग एक दिन में? कंठस्थ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप रटने के चक्कर में बहुत सारा कर दिए फिर भूल गए अगले दिन, वैसा नहीं। कंठस्थ वाला कितना कर सकते हैं एक दिन में, राम प्रकाश कितना कर सकते हो? 20 कंठस्थ, फिर एक हफ्ते बाद पूछो तो याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अपन 5 से शुरू करें, 10 20 से नहीं, 5 से शुरू करते हैं, 5 से, 5 मीनिंग से। पर अगर मैं उसको 1 महीने बाद ही पूछ रहा हूं तो वो पता होना चाहिए आपको। सर भूल जाएंगे वाला सिस्टम भी तो होगा एक, क्या करना है देखो, 5 मीनिंग रोज आपको याद करना है, कल से देंगे अपन, तो याद करना है, और हर सप्ताह 5 छक्का 30 हो चुका रहेगा, और संडे को जो 5 याद करेंगे 35, तो संडे को तो 35 याद हो चुका रहेगा, उस संडे को पूरा वापस से 35 को रिवाइज करना है, क्लियर है बात। ये पहले संडे की बात है, दूसरे संडे में वो 70 हो चुका रहेगा, दूसरे संडे में पूरे 70 को रिवाइज करना है, तीसरे संडे में वो कितना हो चुका होगा, 105 हो चुका होगा, तीसरे संडे में पूरा 105 को आपको रिवाइज करना है, और चौथे संडे में वो कितना हो चुका रहेगा, 140, हाँ कि ना। और चौथे संडे में पूरा 140 आपको रिवाइज करना है। ऐसे ही करके जब महीना अंत होता जाएगा, ये पहले महीने की बात हो गई, आपने चौथे संडे में क्या कर दिया, रिवाइज कर लिया,
फिर अगले बार चलना है किसमें, अगले वाले संडे में। तो जो पूरा इधर 140 बचा और जो आप 35 याद करने वाले हो, तो 140 प्लस 35 175 आपको फिर रिवाइज करना है अगले संडे। फिर ऐसे करके पूरा पूरा छोड़ते नहीं जाना है अपने को, पूरा पूरा साथ में लेकर चलना है जब तक वो 10,000 मीनिंग तक नहीं पहुंच जाता तब तक का। बहुत ज्यादा लग रहा है, 5-5 में हो जाएगा, यकीन मानो 10,000 तो हो ही जाएंगे आपके एग्जाम तक के। मेरे को नहीं लग रहा कि एग्जाम अभी जल्दी होने वाला है, 4-5 महीने तो खींच ही देगा जहां तक मुझे लग रहा है। डेट आ चुका है क्या इसका, नहीं आया ना, तो 4-5 महीना अप्रोक्सीमेटली खींच देगा, इतना जहां तक मेरे को लगता है। तो 5-5 मीनिंग से अपने को कल से शुरू करना है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आज टॉपिक वगैरह नहीं शुरू करने वाला हूं, बस मैं आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं कि आज बेसिक तौर पे ओरिएंटेशन क्लास है, पहले ही दिन मैं कुछ पढ़ा दूं वो बेवकूफी होगा। अब समझिएगा, मैं बस थोड़ा थोड़ा नॉलेज टेस्ट कर रहा हूं आपका। नाउन के बारे में क्या जानते हैं आप, संज्ञा क्या होता है? अरे वही स्कूल में आते हो ना, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है। ये आधी परिभाषा है, याद रखिएगा। अभी कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी आप स्कूल में पढ़ के आए इनके बारे में वो बिल्कुल आधा है, गलत नहीं बोलूंगा मैं, आधा, ठीक है। उसके अलावा भी उसमें सुधार है बहुत कुछ। तो नाउन का जो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान बस का नाम नहीं है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम है, 4 चीजों का नाम है। प्रोनाउन में आते हैं, क्या होता है प्रोनाउन, जो संज्ञा के स्थान पे हम प्रयुक्त करते हैं। द वर्ड दैट वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त कर रहे हैं कहलाता है, वो आपका सर्वनाम कहलाता है। तो क्या सर्वनाम का यही एक कार्य है? ठीक है, मैंने मान लिया कि हम संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए किसको, सर्वनाम को। क्यों, रीजन क्या है, जब माता पिता ने आपका नाम रखा ही हुआ है अलग से, ठीक है, राम, श्याम, सोहन, चिंटू, जो भी आपका नाम है, जब आपका नाम अलग से है तो मैं फिर क्यों आपको वह लड़का, वह लड़की, वह वस्तु बोलूं? जब इसका नाम पेन है तो मैं वस्तु क्यों बोलूंगा? आपका नाम क्या है भाई, भोज। अब भाई का नाम भोज है तो मैं उसको वापस से फिर उसको क्यों बोलूंगा मैं, ये लड़का ऐसा वाला। आपका नाम क्या है, सुस्मिता नाम है इनका, माता जी ने, मैं इनको ये लड़की क्यों बोलूंगा? हाँ कि ना। जब इनका नाम ऑलरेडी है तो मैं बार बार नाम लूंगा, थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, ठीक है, भोज भाई ऐसा, भोज भाई वैसा, भोज ये, भोज वो, सुस्मिता ऐसी, सुस्मिता वैसी, सुस्मिता ये, सुस्मिता वो, थोड़ा अजीब जरूर लगेगा। पर अगर सामने वाले को अपना नाम पसंद है तो मुझे लेने में क्या दिक्कत है, कोई समस्या है क्या? नहीं। तो बार बार जो संज्ञा आ रहा होता है ना, उसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये भी एग्जैक्ट रीजन नहीं है सर्वनाम के बनने का, क्योंकि किसी का नाम जो है अगर उसको पसंद है तो मैं बार बार उसका नाम ले सकता हूं, कोई समस्या मेरे को नहीं है। तो फिर वास्तव में क्या रीजन है कि प्रोनाउन को बनाया गया है, क्यों बनाया गया प्रोनाउन को? याद रखना, मानव जाति एक ऐसी प्रजाति है जो बिना जरूरत के कोई काम नहीं करती है। आप बिना जरूरत किसी से बात भी नहीं कर रहे होते हैं। तो प्रोनाउन को क्यों बनाया गया, जब हमारे पास ऑलरेडी नाउन था? तो केवल पुनरावृत्ति से बचने के लिए नहीं, वो तो कॉमन सी बात है, हम तो इसको बार बार बोल सकते हैं, राम 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 राम, ऐसा राम ऐसा राम है। तो भाई का नाम क्या है, राम है, तो राम राम बोलोगे तो अच्छा ही लगेगा, बुरा तो नहीं लगने वाला है। तो वास्तविकता में जो प्रोनाउन बना, इसका वैलिड रीजन ये है कि जब नाउन कठिन हो जाते हैं, जटिल संज्ञा, डिफिकल्ट नाउन, जिनको उच्चारण करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, उनसे बचने के लिए खास तौर पे हम इसका प्रयोग किए। नाउन मतलब नाम। आप किसी का नाम लंबा चौड़ा हो, याद करो धमाल मूवी, यज्ञ परम, पील परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, हाँ कि ना। अब रिपीट करो ना, करो रिपीट। देखो मैं 4 बातें बोलने का प्रयास करता हूं इसके बारे में, 4 बातें, ठीक है। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, ऐसा। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, वैसा। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, ये। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, वो। मैंने 5 से 6 बार आपके सामने नाम लिया, अब बस रिपीट करो उस नाम को। मुश्किल है ना, दैट इज कॉल्ड डिफिकल्ट नाउन, वो जटिल संज्ञा कहलाता है। फिर हम उसका नाम नहीं लेंगे, मतलब वह आदमी, वो आदमी का नाम देखो यार कैसा था, हम क्या बोल रहे हैं, वह आदमी बोल रहे हैं, तो वो क्या है आपका प्रोनाउन। ये तो पुरुष का नाम था, मैं आपको महिला का नाम बताता हूं। एक मुस्लिम नेम है, उम्मुल खैर फातिमा गौसिया रजा बरकाती। रिपीट करो, करो रिपीट, मुश्किल है ना, दैट इज कॉल्ड डिफिकल्ट नाउन। तो याद रखिएगा, केवल संज्ञा के पुनरावृत्ति मात्र से बचने के लिए नहीं, आप एक बार भी कभी संज्ञा को उच्चारण नहीं कर पाते हैं, ऐसी भी जटिल संज्ञाएं होती हैं, पुनरावृत्ति तो आप छोड़ दीजिए, तो उनके नाम से बचने के लिए डायरेक्ट हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जो यज्ञ परम, पीले परम, चिन्ह स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर था, हम उसको ही बोल देंगे, और मुल खैर फातिमा गौसिया रजा बरकाती को हम शी बोल देंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पर देखो, अब एक्चुअली समझ में आया इसका क्यों है, संज्ञा के स्थान पर तो प्रयुक्त होता है, क्यों? एक तो उसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए, लेकिन वो मेन रीजन नहीं है, जटिल संज्ञाओं के उच्चारण से बचने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, ये इसका वैलिड रीजन है। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है जो आप जानते हैं, विशेषण। नाउन प्रोनाउन, व्यक्ति वस्तु, ठीक है, कि विशेषता बताने वाले शब्द को अपन कहते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति या, ठीक है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु
या फिर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। या मैं ऐसे बोल दूं कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ करने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। सही बात है, हाँ कि ना? पर क्या केवल तारीफ करने वाला शब्द मात्र एडजेक्टिव है क्या? नहीं भाई, याद रखना, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे एडजेक्टिव कहलाएगा। तात्पर्य यह है कि जो डेफिनेशन उसमें गड़बड़ नहीं है जो हमको स्कूल पढ़ाया गया, पर हमारी दिक्कत यह है कि हम हमेशा विशेषता का मतलब तारीफ ही समझ रहे होते हैं। क्या विशेषता का मतलब हमेशा तारीफ होता है क्या? नहीं। समझिएगा, 5 लड़के खेल रहे हैं, क्या बोला मैंने? 5 लड़के खेल रहे हैं, मैंने बोला देखो वो दूर, ठीक है, जो एक लड़का है गोरा वाला वो मेरा भाई है, तारीफ है ना? भारत में आप किसी को गोरा बोलो तारीफ है, काला बोलो बुराई है। मान लो मैं भोज भाई को बोला यार भोज भाई बहुत गोरा है ना? तो जब भी भाई आईना देखेगा मुस्कुराएगा देख देख कर, इतना गोरा हूं क्या मैं, ऐसा वाला। मैं बोला भाई करिया है, मान लो मैंने बोल दिया, आप अन्यथा मत लीजिए, मैं रंग भेद नहीं कर रहा हूं। वो जब भी आना देखेगा गाली बकेगा, अरे करिया बोल दिया था मेरे को आदमी, हाँ कि ना? तो मतलब हम गोरे को तारीफ के तौर पे ले रहे हैं, काले को बुराई के तौर पे। पर आप देख पा रहे हैं दोनों ही तो विशेषता है ना, इस पेन की विशेषता की एक काला है, एक पेन की विशेषता की वो नीला है। तो गोरा या काला दोनों ही विशेषता है, बशर्ते आप उसको तारीफ और बुराई समझ रहे हैं। तो ऐसा कोई भी शब्द जब आप किसी को तारीफ करें वो भी एडजेक्टिव है, बुराई करें वो भी एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल बोले आप किसी लड़की को, सुंदर बोले वो भी तारीफ है, अगली बोल दे बदसूरत बोल दे वो भी आपका एडजेक्टिव है। तो तारीफ या बुराई दोनों क्या है? विशेषता में आता है, एडजेक्टिव में आता है। तो एक्चुअल इसकी 3 परिभाषाएं हैं जो आप पहले से जानते हैं। वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, एडजेक्टिव। वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की तारीफ करे, एडजेक्टिव। और तीसरा क्या है? वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे, ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। याद हुआ परिभाषा? तीसरा वाला तो याद हो गया होगा लड़कियों को, हाँ कि ना? क्यों? तारीफ और बुराई जुड़ा हुआ है। आप लोगों को तारीफ सुनना पसंद है और बुराई करना, हाँ कि ना? तो बेसिक तौर पे देखिए हम बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। एक एकदम आइडियल डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। The word that tells more about the noun or pronoun that is called an adjective. वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे, आप विशेषता और बुराई छोड़ दीजिए, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे एडजेक्टिव कहलाता है। चाहे वो जानकारी सकारात्मक तौर पर हो, चाहे वो जानकारी नकारात्मक तौर पर हो, चाहे वो जानकारी अच्छी हो, चाहे वो जानकारी बुरी हो। तो वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देता है क्या होता है? आपका एडजेक्टिव कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं अपन किसमें? वर्ब में। किसमें आते हैं अपन? वर्ब में। क्या होता है वर्ब? बताइए तो, क्रिया क्या होता है? क्या जानते हैं आप क्रिया के बारे में? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। कार्य का बोध कराने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। एक्चुअल में कार्य क्या होता है? कोई काम आप कर रहे हैं वो कार्य है, मतलब सीधी सी बात है, आप जब करते हैं तो वो कार्य है। पर याद रखिएगा, ठीक है, द वर्ड दैट शोज एक्शन ओनली दैट इज नॉट वर्ब। वह शब्द जो केवल कार्य को दिखाए, क्रिया को दिखाए, वो केवल वर्ब नहीं होता है। जो कार्य करने मात्र को दिखाए, एक्चुअल में जो क्रिया होता है वो किसी काम के करने, किसी काम के होने या किसी काम के स्वयं हो जाने को भी दिखाने वाला शब्द होता है। द वर्ड दैट टेल्स या फिर शोज एन एक्शन, समथिंग हैपेंड और एग्जिस्ट। वह शब्द जो किसी काम के करने को दिखाए, किसी काम के होने को दिखाए या किसी काम के अस्तित्व को दिखा दे, क्या कहलाता है? वो आपका वर्ब कहलाता है। मैंने बोला दौड़ो, रन, आप दौड़ रहे हैं ना, तो वो काम कर रहे हैं ना आप, तो रन वर्ड क्या हुआ? आपका वर्ब है। पर कई बार हम नहीं करते, काम हो जाता है, चलते चलते आप गिर जाते हैं, फॉल, वो भी क्या है? आपका वर्ब है। जानबूझ के कर रहे हैं क्या आप? नहीं। अरे ऐसा है क्या कि रास्ते में चलते हुए चल रहे हैं, मन किया तो एक बार पटका गए, लो एक बार पटका गया, ऐसे करके, ऐसा है क्या? नहीं, अपने आप होने वाला क्रिया है वो, हाँ कि ना? वो भी क्या है? आपका वर्ब है। ध्यान दीजिएगा। तो जो आप खुद करते हैं वो भी क्रिया, जो खुद हो जाता है वो भी क्रिया, इवन जो शब्द क्रिया को बताए, काम के करने होने या अस्तित्व को बताए, वो भी क्या कहलाता है? आपका वर्ब कहलाता है। क्या हम ऐसे पहचान सकते हैं क्या? नहीं, एकदम आसान तरीके बताता हूं पहचानने की, समझिएगा। ऐसा कोई भी शब्द जब आपके सामने बोला जाए, क्या बोला मैंने? ऐसा कोई भी शब्द जब आपके सामने बोला जाए और बोला जाए कि पहचान करो ये वर्ब है कि नहीं है, तो आपको उस शब्द के बारे में सोचना है, और सोचना है कि आप उस चीज को कर रहे हो। अगर ऐसा फील हुआ कि इसको मैं करूंगा तो मुझे मेहनत लगेगा, या पसीना निकलेगा, या थकान महसूस होगा, तीनों में से कुछ भी फील हुआ, या मैं करूंगा तो मेरे को मेहनत लगेगा, या मुझे थकान महसूस होगा, या मेरा पसीना निकलेगा, तीनों में से कुछ भी फील हुआ, समझ जाना वो शब्द अपने आप में क्या है? वर्ब है। समझे बात को? अब आप सोचो रन के बारे में, सोचो कि आप दौड़ रहे हैं, मेहनत लग रहा है, थकान महसूस होगा, पसीना निकलेगा, तीनों में से कुछ भी फील हुआ, मतलब वो शब्द क्या है? इटसेल्फ वर्ब है। अब वर्ब पहचान लोगे? मैंने बोला ईट, खाना, बताओ वर्ब है कि नहीं है? खाने में मेहनत लगता है ना भाई, हाँ कि ना? और फिर खाने में पैसा नहीं लग रहा होता है, मेहनत उसमें भी लग रहा होता है, बस ज्यादा कर रहे होते हैं उस टाइम पे आप मेहनत, हाँ कि ना? तो वर्ब जो है वो आपको बस फील करना है कि इसको करने जाएंगे तो क्या मेहनत लगेगा,
पसीना निकलेगा, क्या थकान महसूस होगा। तीनों में से कुछ भी फील हुआ, समझ जाइए वो शब्द क्या है आपका, वर्ब है। क्या है वो शब्द आपका, वर्ब है। समझ में आया? पहचान लेंगे आप हर चीज को। मैंने बोला वॉक, मैंने क्या बोला, वॉक, चलना, वर्ब है कि नहीं है ना? चलते चलते पसीना निकल जाता है ना, तीनों में से कुछ भी फील हुआ वो क्या है आपका, वर्ब है। अब बताओ ना एडवर्ब क्या है, वो समझ में आया? एडवर्ब क्या है बताओ? क्रिया विशेषण कहते हैं हिंदी में, बच्चों क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्या होता है एडवर्ब, क्या जानते हैं आप एडवर्ब के बारे में? जी, जो वर्ब की सकारात्मक नकारात्मक जानकारी को बताए, ठीक है। और जो क्रिया की विशेषता बताए, जो स्कूल में पढ़ाया गया, हाँ कि ना? पर अभी मैं आपको एक चौंका देने वाली बात बताता हूं, जो ये एडवर्ब है, ये क्रिया मात्र की विशेषता नहीं बताता है, याद रखना। सबसे बड़ी आधी जानकारी तो यही है कि जो एडवर्ब है वो क्रिया मात्र की विशेषता है, क्योंकि नाम ही क्या है, क्रिया विशेषण है। तो ये केवल क्रिया बस की विशेषता नहीं, बल्कि ये चार चीजों की विशेषता बताएगा। कितनी चीजों की? ये चार चीजों की विशेषता बताएगा। किसका किसका? एक वर्ब का तो आपको पता ही है, जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता तो बताएगा ही बताएगा। क्लियर है? तो एक जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता बताएगा, साथ में एक एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा, साथ ही साथ अपनी तरह सेम प्रजाति के एक और एडवर्ब की भी ये विशेषता को बताएगा, और चौथी बात पूरे पूरे सेंटेंस, पूरे पूरे वाक्य की विशेषता को भी क्या करेगा, ये बताएगा। तो एक्चुअल डिफरेंस क्या है इसका? द वर्ड दैट टेल्स अबाउट या फिर दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और इवन अ होल सेंटेंस। वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, किसी विशेषण की विशेषता बताए, या अपनी तरह किसी एक और अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बता दे, या पूरे पूरे वाक्य की विशेषता को बता दे, आपका एडवर्ब कहलाता है। तो एक भ्रम दूर हुआ कि ये केवल क्रिया मात्र की विशेषता बताएगा, नहीं, एक क्रिया की विशेषता तो बताएगा बताएगा, साथ में एक विशेषण की विशेषता बताएगा, और तीसरी बात अपनी जैसा कोई एक और एडवर्ब होगा उसकी भी विशेषता को ये बता सकता है, और पूरे पूरे वाक्य की भी ये विशेषता को बता सकता है। कौन? ये एडवर्ब, ध्यान रखिएगा, समझे बात को। अब आते हैं अपन किसमें, प्रेपोजिशन में। क्या होता है प्रेपोजिशन, बताइए तो, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? हिंदी में पूर्व सर्ग बोल देते हैं, पर हिंदी नाम मत जानिए आप, ठीक है, कोई जरूरत नहीं हिंदी नाम जानने की। क्या जानते हैं आप प्रीपोजिशन के बारे में, ये बताइए क्या होता है प्रीपोजिशन? कुछ तो जानते होंगे थोड़ा बहुत, गलत सही कुछ तो बताइए, क्या जानते हैं? अब नाम ही देखिए ना, नाम में ही देखिए, दो वर्ड से मिलकर बना है ना ये, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब क्या होता है, आप दिला क्या है, पहले बोलते हैं जिसको, हाँ कि ना? प्री मतलब पहले होने वाला एग्जाम आप बोल सकते हैं, मान लीजिए अपन बस रिलेट कर रहे हैं, वो तो प्रीलिम्स होता है, ठीक है। तो क्या हुआ पहले, और पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। तो क्या समझ में आया कि जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। क्या बोला मैंने, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, और क्यों आते हैं, उसकी स्थिति को बताने के लिए। क्लियर है बात? तो देखो एडजेक्टिव भी नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, लेकिन वो विशेषता को बता रहा होता है। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं, पर ये उसकी स्थिति को बता रहे होते हैं। पर क्या ये केवल स्थिति मात्र को बताते हैं क्या? नहीं, आधी जानकारी यहीं पर है। नाम में भी आधा जानकारी दिखता है कि ये केवल स्थिति मात्र बता रहे हैं, किसकी, नाउन और प्रोनाउन की, उसके पहले आकर के। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं, ये जानकारी बिल्कुल सही है, पर ये स्थिति मात्र को बताते हैं, ये जानकारी बिल्कुल गलत है। ये चार चीजों को बता सकते हैं, स्थिति, समय, दिशा या विशेष संबंध। द वर्ड दैट टेल्स अबाउट डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन एंड स्पेशल रिलेशन, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। वह शब्द जो स्थिति या स्थान की जानकारी दे, वह शब्द जो दिशा की जानकारी दे, वह शब्द जो समय की जानकारी दे, वह शब्द जो विशेष संबंध को बताए, आपका प्रीपोजिशन कहलाता है। आप सुने होंगे ना, इन, ऑन, एट, इनटू, ऑन टू, टू वर्ड्स, सुने सारे वर्ड्स क्या होते हैं आपके प्रीपोजिशन होते हैं, अबव, अंडर, ओवर, बिलो। अभी आया था क्वेश्चन बिलो और अंडर वाला, कौन सा आंसर लिए थे, कौन कौन अंडा आंसर लिया था, अंडर, पक्की बात है? आपको पता है बड़े बड़े महारथी उसका बिलो आंसर बता रहे थे, बिलो। अपने YouTube चैनल में बहुत से महारथी उसका आंसर बिलो बता रहे थे। मैंने क्वेश्चन पेपर देखते साथ ही अंडर बोला था, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा मैंने कहां पे बोला था, ठीक है, अंडर बोला था मैंने उसका आंसर, और लास्ट में अंडर लिया। पता है कई लोग का ये कहना था कि सर अंडर नहीं होगा उसका, बिलो होगा। देखो एक्चुअल बात ये है कि जल्दी पेपर सॉल्व करने के चक्कर में लोग गलत सॉल्व करवा दे रहे हैं पेपर को। खासकर समझिएगा, एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, अगर इंग्लिश पढ़ना होगा कभी भी जीवन में, तो आप ऐसे व्यक्ति से पढ़िए कभी भी जो ट्रस्टेड हो, मतलब आप जिसको जान रहे हो, या जिसके बहुत सारे वीडियोस आप देख ले, या जिसके ऊपर आप भरोसा बना पाए। अदरवाइज छत्तीसगढ़ की बात करो, मैं मात्र छत्तीसगढ़ में, मैं सारे टीचरों को नहीं बोलूंगा, ठीक है। कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो लेके तो बैठ जाते हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए, पर आता जाता उनको कुछ भी नहीं होता है। मैं टीचरों की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूं कि आपके भविष्य के लिए क्या बेहतर है, ध्यान रखिएगा। वो आप फील कर पाएंगे कुछ दिनों में, ठीक है। मैं आपको बताते चलूंगा कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो याद रखना प्रीपोजिशन होते हैं, ये भी चार चीजों को बताते हैं, समझना। जैसे ये मेरा फोन है, क्या है, मेरा फोन है, मैं इसको यहाँ पर रखा हूँ, इसके ऊपर, इसको पोडियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन, पोडियम बोलते हैं, ये फोन है। अब मैं अपने फोन की स्थिति बताऊं,
माय फोन इज ऑन द पोडियम, मैं वहां पे चला गया मान लो रिसेप्शन पे, मैंने बोला कि भैया मेरा फोन ले आइए, पोडियम के ऊपर है, तो माय फोन इज ऑन द पोडियम, तो ये पोडियम है, इसके ऊपर क्या है, फोन है। तो बताओ मैं फोन की स्थिति बताया कि नहीं बताया आपको, किससे बताया, ऑन से। फिर आप आके नीचे नहीं झांकने वाले हैं, आपको समझ में आ गया ऑन मतलब ऊपर में रखा हुआ है, हाँ कि ना। दूसरी बात, वही ऑन मेरे फोन का और इस पोडियम के साथ विशेष संबंध दिखा रहा है कि ये पोडियम नीचे है और ये फोन ऊपर में है, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। प्लस ये लोकेशन को भी बता रहा है कि ये जो फोन है ये पोडियम के नीचे नहीं, पोडियम के ऊपर है। तो याद रखिएगा ये जो प्रीपोजिशन होते हैं ये आपका डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन एंड स्पेशलाइजेशन, चार चीजों को ये बता रहे होते हैं। अभी अपन और भी समझ रहे हैं, हम डिटेल में पढ़ने वाले सारे टॉपिक्स को। आइए देखते हैं सर, कंजंक्शन क्या होता है, क्या होता है कंजंक्शन, क्या जानते हैं? दो सेंटेंस को जोड़े बस। एक्चुअल में जो कंजंक्शन होते हैं ना, ये दो सेंटेंस मात्र को नहीं, दो शब्दों को, दो वाक्यांश को और दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं। द वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस एंड टू सेंटेंसेस, वह शब्द जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़े, आपका कंजंक्शन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। पंडित जी समझते हैं, पंडित जी, बस ये कंजंक्शन पंडित जी हैं इंग्लिश ग्रामर के। कैसे पंडित जी हैं? पंडित जी भी क्या करते हैं, दो बराबर चीजों को जोड़ते हैं, हाँ कि ना। पंडित का काम भी क्या होता है, जोड़ने का होता है, भक्त को भगवान से जोड़ना, लड़के को लड़की से जोड़े तो शादी करवा दिए, हाँ कि ना। तो वैसे ही कंजंक्शन भी क्या है, पंडित है, जैसे पंडित दो बराबर चीजों को जोड़ता है, वैसे ही कंजंक्शन भी दो बराबर चीजों को जोड़ेगा। क्लियर है बात? जैसे समझिएगा, मान लो शादी करना है, भोज भाई, ठीक है, मान लो उनका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो शादी करना है। अब दादी है आपकी, हाँ, तो अभी एज्यूम कर लेते हैं, मान लो दादी है, बोल रही है कि भोज का शादी देख के ही जाऊंगी, भोज की शादी का भोजन करके जाऊंगी बोल रही, हाँ कि ना। तो अब नौकरी है नहीं, छोकरी कहां से मिलेगी भाई को, हाँ कि ना। मुस्कुरा लेकिन बहुत रहा है भाई, है ना, ठीक। अब लड़की है नहीं तो छोकरी मिलेगी नहीं भाई, समझिएगा बात को बता रहा हूं कैसे। तो क्योंकि दादी को भी देखना है, निपट ना जाए दादी उस चक्कर में, तो भाई ने क्या किया, बहुत लड़की खोजा शादी करने के लिए, कोई मिली नहीं। तो थक हार के भाई ने कहा कि दादी को तो शादी देखना है, तो भाई जंगल से पकड़ के ले आया क्या, एक घोड़ी, क्या क्या, एक घोड़ी पकड़ के ले आया, बोले ये लो पंडित जी घोड़ी, करा दो शादी। भाई शादी बाद में कराएंगे, पंडित दौड़ा के पहले मारेंगे, याद रखना। तो याद रखना, जो पंडित जी है फिर वो बोलेंगे देख भाई तुम मनुष्य हो, एक और मनुष्य लेकर के आइए। तात्पर्य है कि पंडित तभी जोड़ेगा जब दो बराबर चीजें होंगी। घोड़ा एक अलग प्रजाति है और मनुष्य एक अलग प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। तो पंडित जी बोले कि तुम मनुष्य हो और दूसरा मनुष्य लेकर के आइए, मतलब कंजंक्शन भी बोलेगा जब मैं दो शब्दों को जोड़ रहा हूं तो दोनों शब्द या तो नाउन होने चाहिए सेम प्रजाति के, या तो दोनों शब्द प्रोनाउन होने चाहिए सेम प्रजाति के, या तो दोनों शब्द आपके एडजेक्टिव होने चाहिए सेम प्रजाति के, या तो दोनों वर्ब, या तो दोनों एडवर्ब, या तो दोनों प्रीपोजिशन। समझे बात को? सेम प्रजाति के दोनों शब्द होने चाहिए, जैसे कि सेम प्रजाति के दो लोग होंगे तभी पंडित उनको जोड़ पाएंगे, हाँ कि ना। क्या घोड़ी और भोज की शादी हो सकती है क्या? अगर हो भी गया तो बच्चे कैसे होंगे? आधा आदमी आधा घोड़ा, बताओ पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है भाई। वैसे ही कंजंक्शन भी है, वो भी पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। पूरा नहीं मानना भोज भाई, अपन बस एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है एकदम अगर दो शब्दों को जोड़ा तो दोनों नाउन या दोनों प्रोनाउन, दोनों एडजेक्टिव, दोनों एडवर्ब। दो वाक्यांश को जोड़ा तो दोनों वाक्यांश में समान क्वालिटीज होनी चाहिए। दो सेंटेंस को जोड़ा तो दोनों सेंटेंस में पूर्ण अर्थ मिलना चाहिए, ठीक है। अभी एक पूर्ण वाले को एक अपूर्ण से भी जोड़ सकते हैं। कंजंक्शन के बेसिकली तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं कंजंक्शन के? तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। तीन प्रकार क्या होते हैं आपके कंजंक्शन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं किसमें, इंटरजेक्शन में। क्या होता है इंटरजेक्शन? कुछ नहीं होता है, इट इज द नेम ऑफ अवर सडन फीलिंग। किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम क्या कहलाता है आपका? इंटरजेक्शन कहलाता है। कैसे समझिएगा, एक बात बताओ लड़कियों, जो भी लड़कियां यहाँ पे कितनी है, एक दो तीन ही दिख रही है मुझे अभी तक, है ना। आप रास्ते पे चल रहे होते हैं, कोई ना कोई आया पाया ऐसा बाइक चलाने वाला मिल जाता होगा और वो बगल से निकाला कट मार के, तो उसको क्या बोलते हो? अब बोले बक के नहीं बता सकते सर, है ना, क्योंकि अब घर से आप नहीं सोच के आए थे कि ऐसा कोई मिलेगा तो उसको बकना है, लेकिन अचानक आपने देखा और अचानक जो भावना उत्पन्न हुई, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। समझे बात को? सपोज कीजिए आपके पिताजी के कोई उम्र के व्यक्ति होंगे, 55-60 होंगे पिताजी आपके, तो मान लीजिए उस उम्र का कोई व्यक्ति है। अब इस उम्र में व्यक्ति गाड़ी धीरे चला रहा होता है, तो मान लीजिए वो बाइक चला रहे हैं, रोड पे आप देखें वो बाइक चला रहे हैं और वो बेचारे की गलती नहीं है, अचानक वो गिर जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? ओह, क्या बोला आपने? ओह बोला। गिर के थोड़ा दूर घिसाते हुए चले जाते हैं, हिल जाता है पूरा हाथ, क्या बोला आपने? आश। क्या बोला आपने? आश बोला। तो ओ और आश, क्या आप घर से सोच के आए थे क्या कि वो अंकल जी गिरेंगे तो हमको ओ या आश बोलना है? अचानक आपने देखा और मन के अंदर से वो परिस्थिति उत्पन्न हुई और आपने वो भावनाओं को व्यक्त किया, दैट इज कॉल्ड ओ और आश, ठीक है। रास्ते में चलते हो लड़कियों इधर गोलबार तरफ गए, गोलबार तरफ, तो वहां पर नए नए कपड़े मिलते हैं, मैनिक्यूर वगैरह पहने होते कपड़े को, क्या देखते हो? देख करके क्या बोलते हो? वाव। क्या बोलते हो उनको? वाव। क्या घर से सोच के आए होते हैं क्या?
नहीं, अचानक एक्चुअल बात है भाई, लड़कियां जो होती है वो सौंदर्यता ज्यादा देखती हैं। जैसे घर में, मेरे भी घर की बात है, घर में मूवी वगैरह, टीवी वगैरह चल रहा होता है, हीरोइन डांस कर रहे हैं किसी मूवी में, तो घर में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो हीरोइन को नहीं देख रही हैं, वो हीरोइन का कपड़ा देख रही हैं, बाल देख रही हैं, नेल पेंट देख रही हैं, जूती देख रही हैं, ज्वेलरी देख रही हैं, और हम लड़के हीरोइन को देख रहे हैं, मतलब उनके अभिनय को देख रहे हैं भाई, अभिनय को देख रहे हैं, ठीक है, अन्यथा मत लीजिएगा, हम उनके अभिनय को देख रहे हैं, समझे कि वो कैसे डांस है, तो हीरोइन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, फिसल जाता हूं कभी कभी, ठीक है। तो याद रखना, जब देख करके आपने क्या बोला, ओ, आश, वाव, जब भी कोई छोटा भाई कुछ अच्छा काम करके क्या बोलते हैं, शाबाश बेटा, क्या बोले, शाबाश बेटा, सोच के कहते क्या कि उसको शाबाश बोलना है, नहीं, तुरंत वो मन में आया और बोल दिया आपने, ब्रावो, क्या बोलते हैं उसको, ब्रावो बोलते हैं, ओ, आश, ब्रावो, वाव, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। क्लियर है बात, इस तरह क्या है आपके, इंटरजेक्शन है, हमारे अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं के नाम है, ठीक है, इट इज द नेम ऑफ आवर सडन फीलिंग्स। ये समझ में आया। टेंस आपको पता ही है मेरे ख्याल से, कुछ पता ना हो टेंस तो पता ही होगा। क्या है ये, काल को दिखाता है, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीन प्रकार के काल होते हैं, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीन प्रकार के टेंस होते हैं। तीनों टेंस के अंदर चार चार कैटेगरी होते हैं, सिंपल जिसको अपन इंडेफिनिट भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस और परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है बात, तो चार चार कैटेगरी मतलब तीन प्रकार के मेजरली बड़े बड़े टाइप हो गए इसके टेंस के, तीनों के अंदर पे चार चार कैटेगरी हो गए, तो टोटल 12 प्रकार के टेंस होते हैं, हाँ कि ना, जानते हैं ना आप लोग। वॉइस तो पता ही है आपको, जब कर्ता प्रधान से कर्म प्रधान कर दिया जाता है, जब सब्जेक्ट प्रायोरिटी से ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे दी जाती है, तो क्या होता है, वॉइस होता है। राम आम खाता है, राम प्रायोरिटी, हम बात राम की कर रहे हैं, लेकिन जब हम बोले आम राम के द्वारा खाया जाता है, मतलब मेन प्रायोरिटी हमारा आम है, वो राम तो एडिशनल ऑब्जेक्ट है वहां पे, ठीक है। तो जब हमारा कर्ता के बदले कर्म प्रधान करना होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वॉइस का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल क्या है, कुछ नहीं है, ये निर्धारण करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, ये प्रमाणित या निर्धारित करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। प्रोनाउन को नहीं, नाउन को ही आप बोले, प्रोनाउन के पहले ये नहीं आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल भी दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो होते हैं कि तीन होते हैं, आर्टिकल संख्या में तीन होते हैं, प्रकार में दो ही होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन, डेफिनिट आर्टिकल द होता है, तो ये हुआ आर्टिकल। नंबर क्या होता है, वचन, जानते हैं ना वचन, हिंदी में कितने प्रकार के वचन होते हैं, हिंदी में कितने प्रकार के वचन होते हैं, संस्कृत में तीन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इंग्लिश में कितने होते हैं, इंग्लिश में दो प्रकार के, चार नहीं, दो प्रकार के वचन होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, दो प्रकार के। जेंडर में आते हैं, लिंग, जानते हैं ना लिंग, हिंदी में कितने लिंग होते हैं, दो ही होते हैं जहां तक मुझे पता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में कितने होते हैं, तीन होते हैं, कौन कौन सा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। इंग्लिश में कितने होते हैं, चार होते हैं, कितने होते हैं, चार होते हैं, कौन कौन से, मस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूटर जेंडर आपका नपुंसकलिंग कह सकते, ठीक है। तो मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग, चार प्रकार जेंडर अपने को यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे ये नरेशन क्या होता है बताइए, तो क्या है नरेशन, शाब्दिक अर्थ में बताइए क्या है नरेशन। हाँ, वाच्य तो वॉइस है बेटा, वॉइस को क्या बोलते हैं अपन, वाच्य बोलते हैं। नरेशन क्या है, कुछ नहीं बेटा, डायरेक्ट चुगली, क्या है, चुगली, सीधी बात, मेरे द्वारा कही गई बात जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, आप उसको जाके बता रहे हैं, वो क्या है, चुगली है। मैं यहाँ पे कुछ बोल दिया और आप जाके उसको बता दिए, जो कि डायरेक्ट सामने में नहीं सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं मेरे सामने में, तो दैट इज डायरेक्ट स्पीच, मैं बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं। जब आप किसी और को बता रहे हैं जो यहाँ पे एट प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन जब आप उसको बताएंगे वो बात, तब तक मेरी कही गई बात पास्ट में चली जा चुकी होगी, हाँ कि ना, क्योंकि मैं तो प्रेजेंट में बोल रहा हूं, तो डायरेक्ट आप सुन पा रहे हैं, तो एट प्रेजेंट है वो। पर यहां से आप निकले 1 मिनट बाद ही बताए, तो वो तो पास्ट हो गया ना, 1 मिनट पहले की बात हो गई ना। तो याद रखना, नरेशन हमेशा जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाता है, तो वो पास्ट में जाता है सामान्यता। क्लियर है बात, ये क्या है आपका नरेशन है, शाब्दिक अर्थों में क्या बोले अपन, चुगली बोल सकते हैं। क्लॉज क्या है, क्लॉज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उपवाक्य, वेरी गुड, क्या होता है, उपवाक्य होता है। तो क्लॉज क्या है हमारे पास, उपवाक्य है, जिनमें पूरा पूरा कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट लागू होता है, किसमें, क्लॉज में। मतलब क्या समझ में आया, क्लॉज और कंजंक्शन क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो किसने बोला था कि कंजंक्शन नहीं है सिलेबस में, कंजंक्शन पूरा पूरा किसमें है, आपके सिलेबस में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लॉज बिना कंजंक्शन के आप समझ ही नहीं सकते हैं। खेल देखो, ऐसा टॉपिक दिया जाता है जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, बिना कंजंक्शन जाने आप क्लॉज जान ही नहीं पाएंगे। क्लॉज पढ़ेंगे तो कंजंक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, कंजंक्शन पढ़ेंगे तो क्लॉज पढ़ना ही पड़ेगा।
तो क्लॉज को जानने के लिए हमको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा तो कुछ गलत किया क्या? बस मैंने टॉपिक्स डिवाइड कर दिया, हाँ कि ना? फाइनल क्या है? सिनोनिम और एंटोनिम, ये तो आपको याद करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिक बेसिक ऊपर समझ में आया। तो क्या हमारे पास जो नॉलेज है इंग्लिश के बारे में, क्या वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है? नहीं, जो हम हर चीज जान रहे हैं सारा आधा आधा जान रहे हैं। हम नाउन के बारे में आधी जानकारी रखे हुए हैं, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, कंजंक्शन के बारे में, इंटरजेक्शन के बारे में, हम सब चीज के बारे में आधी आधी जानकारी लेकर के चल रहे हैं। इसी कारण से हम बार बार भागते हैं इंग्लिश से, क्योंकि वो आधी जानकारियां बिल्कुल पर्याप्त नहीं होती है प्रश्न बनाने में, ठीक है? और वही आधी जानकारियां हर प्रकार के बुक्स में भी दी होती हैं। इसलिए कभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, इंग्लिश के लिए बुक मत पढ़िएगा, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम के लिए हो, किसी के लिए भी हो। अगर आपको पढ़ना सुधारना है ना, पढ़ने के लिए सुधारना, तो आप बुक ले लीजिए, नोवेल वगैरह पढ़िए ना। अगर आपको इंग्लिश सुधारना है, पढ़ते कैसे हैं। लेकिन ग्रामर पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह कभी भी मत लीजिएगा। आप बुक्स लीजिएगा केवल किसके लिए? इनके लिए, कभी फ्यूचर में लेना पड़ेगा तो। हालांकि मैं नोट्स दूंगा, जरूरत नहीं पढ़ने वाला है। तो कभी भी ग्रामर किसी बुक से मत पढ़ना, जो टीचर ठीक लगे आप उससे पढ़ लीजिए, ठीक है? और इसी ध्यान रखना, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का भी अपना नियम है, बार बार टीचर चेंज ना करें कृपया। बार बार अगर आप टीचर चेंज कर रहे हैं, वहां पे क्या हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। जैसे गणित में होता है ना, बार बार अगर आप टीचर चेंज किए मैथ्स पढ़ने के लिए, तो जो पहले समझ में आ रहा था, जो बीच में समझ में आ रहा था, वो लास्ट तक समझ में नहीं आ रहा होता है। कि हर टीचर का अपना अपना अप्रोच अलग अलग होता है, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो इंग्लिश और मैथ्स को बिल्कुल संभल के पढ़ें, बुक्स वगैरह से तो ना पढ़ें, नोट्स वगैरह से ना पढ़ें, डायरेक्ट टीचर से पढ़ें, ताकि आप सवाल भी कर पाए जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। नोट्स वगैरह से आप इंग्लिश को नहीं पढ़ सकते। तो ये बेसिक तौर पे आज के लिए अपन इतना ही रख रहे हैं। जो छोटी मोटी बातें थी वो मैंने डिस्कस किया। कल हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं यहाँ से। और आपको क्या लगा था कि हम शुरू करेंगे कहाँ से? मॉडल से शुरू कर देंगे या तो आर्टिकल से, लेकिन हम कहाँ शुरू करने वाले हैं? एकदम बेसिक से। अब बताओ, ये हमारे सिलेबस में है कि नहीं है? है कि नहीं है? है, पर क्या दिख रहा है क्या? नहीं। समझे बात को? तो यही बात है भाई, समझना। तीन चीजें दुनिया में होती तो है पर दिखती नहीं है, समझे? दो चीज तो मान लो, दो चीज दुनिया में होता है पर दिखता नहीं है। पहला, सच्चा वाला प्यार, और दूसरा, सिलेबस में टॉपिक्स का अंबार। याद रखना, टॉपिक्स दिखते नहीं है, होते हैं भाई। तो कुछ चीजें दिखती नहीं है पर होती जरूर है, समझे ना भोज भाई? है ना? दोनों ही आपके पास है मेरे ख्याल से। चलिए ठीक, जोक सपाट। ठीक है, तो याद रखना, पहले डिस्क्लेमर बोल दूं मैं, मेरे क्लास में कहीं किसी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। हंसी मजाक के पर्पस पे अपन बोलते हैं, हम हंसते खेलते कब पढ़ के निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इंटेंस माहौल में इंग्लिश नहीं पढ़ा जा सकता। आप पढ़ चुके हैं, स्कूल में कुछ समझ में नहीं आया, कॉलेज में कुछ समझ में नहीं आया, हम हंसते खेलते कब पढ़ के निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो अन्यथा मत लीजिएगा, मैं कुछ भी बोलूंगा तो उसको मजाक के तौर पर लीजिएगा। मैं पर्सनली कभी किसी को कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है? तो अपन आज के वाइंड अप करते हैं। ये ओवरव्यू था, ओरिएंटेशन क्लास था। मिलते हैं आपसे, ज्यादा बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके? वर्ब के बदलते रूप को टेंस कहते हैं, हाँ कह सकते हैं अपन, ठीक है? जरूरी नहीं है प्रेशर। ये सीजीपीएससी की क्लास है या एसआई मेंस की? एसआई मेंस की क्लास है, ठीक है?